जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, जिसको EMM भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सब्जेक्ट है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है उनके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल। उससे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और मैराथन क्लास चलने वाला है। पूरे जितने भी आपके सिलेबस है उसमें से सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो बहुत लेंदी हो, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आपका जो क्लास है उसको, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या नाम है आपका? EMAM, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ सकता है मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। मैकेनिक्स होता क्या है? तो मैकेनिक्स क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बॉडी पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। तो मैकेनिक्स क्या होता है? जो साइंस है उसकी एक ब्रांच है, उसकी एक शाखा है, जिसके अंतर्गत कोई अगर बॉडी है, कोई वस्तु है, उस पे जो बल लगाया जा रहा है और उसमें जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो उस बल के कारण से, उसका जब हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स जो होता है कितने टाइप का होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को दो पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका स्टैटिक, सेकंड है आपका डायनेमिक, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है स्टैटिक और सेकंड है आपका डायनेमिक। जो डायनेमिक है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक आपका काइनेमेटिक, एक होता है काइनेटिक, ठीक है। तो अगर हिंदी में कहें तो जो मैकेनिक्स होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका स्थिर और दूसरा आपका गतिशील। जो गतिशील है, जो डायनेमिक है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका शुद्ध गति की, सेकंड है आपका बल गति की, ठीक है। चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि स्टैटिक डायनेमिक क्या होता है। तो स्टैटिक जो होता है इसके अंतर्गत किसी रेस्ट बॉडी पर लगने वाला बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो स्टैटिक जो मैकेनिक्स होता है इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं जो भी वस्तु रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, उस पर जो बल लगता है और या फिर उसके बल के कारण से जो इफेक्ट पड़ता है उसका हम लोग स्टडी करते हैं, किसके अंतर्गत? स्टैटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंतर्गत क्या होता है कि जो कोई पिंड है वो गतिशील अवस्था में है, ठीक है, गतिशील अवस्था में है, मूवमेंट उसमें है, उस पर हम लोग बल लगा रहे हैं और या फिर उसके बल के कारण से जो इफेक्ट हो रहा है, जो इफेक्ट पड़ रहा है उस पिंड पर, उस वस्तु पर, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? हम लोग डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, अगला हम लोग देखते देखते हैं काइनेमेटिक, ठीक है। काइनेमेटिक क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी गतिशील वस्तु के गतिशील होने के लिए अध्ययन करते हैं, गतिशील होने के लिए लगने वाले बल का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक में क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु है गतिशील पिंड के होने से, गतिशील अवस्था में होने के लिए उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। ये नहीं कहते हैं कि जो गतिशील अवस्था में है उसमें लगने वाले बल का अध्ययन करते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। गतिशील होने के लिए लगने वाले बल का अध्ययन इसमें नहीं करते हैं, बल्कि जो गतिशील पिंड है उसके अंतर्गत कितनी गतिशील है, क्या गति कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला जो आता है आपका काइनेटिक। काइनेटिक जो होता है इसके अंतर्गत किसी गतिशील पिंड के गतिशील होने के लिए अध्ययन करते हैं, गतिशील होने के लिए लगने वाले बल का भी अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक में क्या होता है कि जो गतिशील वस्तु है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते ही करते हैं, साथ में गतिशील होने के लिए क्या कौन सा बल लगाया जा रहा है, कौन सा बल लगाया जा रहा है, कितना बल लगाया जा रहा है, इस सब का भी स्टडी हम लोग करते हैं काइनेटिक में, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आपका यहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मैकेनिक्स के नियमों और सिद्धांतों के साथ साथ इंजीनियरिंग समस्याओं का
प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग समस्याओं का भी हम लोग प्रैक्टिकली स्टडी करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स मतलब क्या है, मशीन को डिजाइनिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, बिल्डिंग के डिजाइनिंग में यूज़ करते हैं, बीम और ट्रेसेस में यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, इस सारी जगह हम लोग मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला, फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स वह कारक है जो किसी बॉडी में चेंज करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, एक कारक होता है जिसके कारण किसी बॉडी में मूवमेंट होता है, चेंजेज होते हैं, उसको हम लोग बल कहते हैं। ठीक है, चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है, उसके जो भी बॉडी है, जो भी वस्तु है, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करता है या फिर चेंज कर देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, जिसको एम से डिनोट करते हैं, या फिर एम से नहीं, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो फोर्स होता है उसको एम से डिनोट करते हैं, और जो मास होता है उसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि एम के एस पद्धति में जो आपका मात्रक है फोर्स का, वो क्या है, न्यूटन है। ठीक है, और यहीं पर हम लोग बात करें जो सी जी एस पद्धति में यूनिट है, वो क्या है, डाइन है। ठीक है, फोर्स का जो मात्रक है वो क्या है, एम के एस पद्धति में न्यूटन है, और सी जी एस पद्धति में क्या है, डाइन है। और जो फोर्स है वो क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं पिंड क्या होता है। कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, वो क्या होता है, कोई भी कण जिसमें कुछ द्रव्यमान हो जो स्थान घेरता हो, वही पिंड होता है। ठीक है, कोई भी कण है, कोई भी वस्तु है जो द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ वेट हो और वो कुछ स्थान घेरता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंड बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रिजिड बॉडी क्या होता है। ठीक है, रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसके अंतर्गत आंतरिक कण में किसी भी प्रकार का आपेक्षिक गति न हो। ठीक है, रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी, ऐसा पिंड जिसके अंतर्गत जो भी आंतरिक कण है उसमें किसी प्रकार का मोमेंटम या फिर सापेक्षिक गति न हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला, सदिश राशि क्या होता है। ये सारे आपको पता ही होंगे, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो सदिश राशि ऐसी राशि जिसमें गति के साथ साथ दिशा भी होती है, उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। जैसे आपका फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ, मोमेंटम हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, ये सारा आपके सदिश राशियाँ हैं। और यहीं पे हम लोग बात करें अदिश राशियाँ में, तो ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ होती हैं। जैसे आपका स्पीड हुआ, करंट हुआ, एनर्जी हुआ, प्रेशर हुआ, ये सारे आपके क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, आपका मैराथन क्लास चलाया जा रहा है, इसलिए आपको बहुत तेज़ी से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं टेंशन क्या होता है, तनाव, जिसका हिंदी क्या होता है, तनाव। तनाव क्या होता है, टेंशन क्या होता है, जब किसी पिंड पर लगने बल लगा के बाहर की तरफ खींचा जाता है तो पिंड की इस अवस्था को टेंशन बोलते हैं। ठीक है, कोई पिंड है, यहाँ पे देख सकते हैं, कोई बॉडी है, इसको बाहर की तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेंशन बोलेंगे, तनाव बोलेंगे, क्योंकि इसके खींचा जा रहा है, इसको जो पिंड है, जो बॉडी है, इसको खींचा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है। ठीक है, चलिए तथा जिस बल से पिंड को खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी बॉडी है, जो भी पिंड है, उसको बल लगा के बाहर की तरफ खींचा जा रहा है तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। और जिस बल से खींचा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं, टेंशन बल बोलते हैं। ठीक है, तनाव बल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्रेशन क्या होता है, संपीड़न। ठीक है, कंप्रेशन क्या होता है, जब किसी पिंड पर फोर्स लगा के अंदर की तरफ दबाते हैं तो पिंड की इस अवस्था को कंप्रेशन, तथा जिस बल से दबाते हैं उसे कंप्रेशन बल कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, इसको हम लोग दबा रहे हैं दोनों तरफ से। ठीक है, ये आपका पिंड है, बॉडी है कोई, इसको हम लोग दोनों तरफ से प्रेशर दे रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, कंप्रेशन बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से जो बॉडी है उसको हम लोग दबा रहे हैं, इसको हम लोग बोल देंगे कंप्रेशन। और जिस फोर्स से, ठीक है, जिस फोर्स से हम लोग इस पर दबाव लगा रहे हैं, दबा रहे हैं, उसको क्या बोल देंगे, हम लोग कंप्रेशन फोर्स बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इम्पिडेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। जो भी आपका फिजिकल इम्पिडेंस है फोर्स के लिए, उसके प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड पर एक से अधिक कार्य जो बल है वो कार्य कर रहे हो, तब प्रत्येक बल पिंड पर इस प्रकार प्रभाव डालता है जैसे अन्य बल कार्य ही नहीं कर रहे हो। अर्थात प्रत्येक बल स्वतंत्र रूप से पिंड पर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है जो अन्य बलों के प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है, तथा प्रत्येक बल की क्रिया रेखा एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्स, बलों के हस्तांतरणशीलता का नियम, ठीक है, हिंदी में। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें बोला जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड पर कार्यरत, ठीक है, किसी बल के क्रिया बिंदु को उसकी रेखा, जो क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा की दिशा में किसी अन्य बिंदु पर हस्तांतरित किया जाता है यदि वह बिंदु पिंड से रिजिडली अटैच्ड हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बलों के हस्तांतरणशीलता का नियम बोलते हैं। कोई भी अगर फोर्स है, कोई भी अगर पिंड है, कोई बॉडी है, तो उस पर जो कार्यरत है बल, ठीक है, उसकी जो क्रिया रेखा होगी, मान लेते हैं ये बल है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखेंगे कि इसका क्रिया रेखा है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है क्या है, आपका क्रिया रेखा है। और यहीं पे जो दूसरा बॉडी रखा हुआ है, इस पर कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे हस्तांतरित कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बलों के हस्तांतरणशीलता का नियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखिए, इस फिगर में आप समझिए, यहाँ पे जो बल लगाया जा रहा है जो बॉडी पे, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन, ठीक है, जिसको बी से डिनोट कर रहे हैं इस पॉइंट को। और जो एसी है, पूरी जो लाइन दिखाई दे रही है आपकी, इसकी क्या, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिसकी क्रिया रेखा जिसको बोलते हैं क्रिया रेखा, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है पॉइंट ऑफ एक्शन। किसी पिंड के जिस बिंदु पर लगता है जो बल है, वो जिस बिंदु पर लगता है, जिस बिंदु पर काम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ एक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बल लगाया जा रहा है इस बिंदु पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एक्शन बोलेंगे। और पॉइंट ऑफ लाइन क्या होती है, बलों की दिशा में खींची गई रेखा को लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो जहाँ पे बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में हम लोग इस तरह से लाइन खींच देते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आपका फोर्स एनालिसिस में सबसे पहला आपका आता है फोर्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्स। किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो या दो से अधिक बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं, ठीक है। सिस्टम जो आपका होता है, सिस्टम ऑफ फोर्स, वो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक फोर्स हो, वो काम कर रहे हो किसी पिंड पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यह सभी बल एक ही तल अथवा भिन्न भिन्न समतल में हो सकते हैं। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ फोर्सेस है कि कई सारे बल एक ही पिंड पर कार्य कर रहे हों और उसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, एक ही तल में हो सकते हैं या फिर भिन्न भिन्न समतल में हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप्स के आपके फोर्सेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका देखते हैं को प्लैनर फोर्स क्या होता है, ठीक है। को प्लैनर फोर्स क्या होता है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले एक तलीय बल जब एक ही समतल में होते हैं तो वे एक समतलीय या समतलीय बल कहलाते हैं, ठीक है, एक तलीय या फिर समतलीय बल कहलाते हैं। तो कोप्लेनर जो फोर्स होता है, इसको, इसका जो हिंदी होता है क्या होता है, एक तलीय बोल सकते हैं या फिर समतलीय बोल सकते हैं, कोप्लेनर, ठीक है। तो कोप्लेनर जो फोर्स होता है वो क्या होता है कि जो पिंड होता है, जो बॉडी होता है, उस पर जो कार्य करने वाला बल है, उसका जो डायरेक्शन होगा एक ही समतल में होगा, एक ही प्लेन में होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे बल काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ही आपके समतल में है, एक ही प्लेन में है, इसी एक्सेस पे सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग बोल देंगे, को प्लैनर फोर्स बोल देंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं को प्लैनर कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। इसी को प्लैनर जो फोर्स है उसी का टाइप है को प्लैनर कॉन्करेंट फोर्स। जिन बलों की क्रिया संकेंद्रीय बल रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, संगामी या संकेंद्रीय बल रेखाएं कहते हैं।
या फिर बल बोलते हैं। तो जो को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स है उसका हिंदी क्या होता है, संगामी या फिर संकेंद्री बल बोलते हैं। तो क्या होता है, को प्लानर को जो कॉन्करेंट फोर्स होता है एक ही तल रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो फोर्स लगाया जा रहा है सारी एक दूसरे को काटती हो, ठीक है। संकेंद्री बल ऐसी बल होती हैं जो एक ही एक्सिस पे होती हैं, लेकिन सभी एक दूसरे को काटती हैं, विभाजित करती हैं इस तरह से, ठीक है। इसका इस दिशा में डायरेक्शन है, इस दिशा में फोर्स है, इस दिशा में है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संगामी या संकेंद्री बल बोलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कोप्लैनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। जिन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर होती हैं असंकेंद्री बल कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यही एक्सिस है, एक तली है, समतली है, और यहाँ पे जो फोर्सेस लगाए जा रहे हैं इसकी डायरेक्शन कई सारे हैं, कोई भी एक दूसरे को काट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, को प्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला आपका है को प्लानर कोलिनियर फोर्स, ठीक है। को प्लानर कोलिनियर फोर्स क्या होता है, जिसको संरेखीय बल बोलते हैं। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में हो या फिर एक ही तल में हो उसको क्या बोलते हैं, संगामी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही तल है आप, और यहाँ पे जो फोर्स लगाया जा रहा है इधर 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 एक ही तल में लगाया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं संकेंद्री बल, ठीक है। जो बलों की क्रिया रेखा होती है उसी मान लेते हैं जो बल है, ठीक है, इस दिशा में लगाया जा रहा है, दूसरा बल इसी दिशा में, तीसरा बल इसी दिशा में, इस तरह से जो एक्शन ऑफ लाइन होता है इसी पे हम लोग फोर्सेस लगाते हैं। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, संकेंद्री या फिर संरेखीय बल बोलते हैं, ठीक है। कोप्लानर कोलिनियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला, कोप्लानर लाइक कोलिनियर फोर्स। जब बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल एवं एक ही दिशा में हो तो उसे कोप्लानर लाइक कोलिनियर फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी फिगर उसी तरह बना सकते हैं जिस तरह से इसके पहले का था, ठीक है। इसी सेम डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं लगाए जा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो है आपका कोप्लानर अनलाइक कोलिनियर फोर्सेस। जब बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में हो परंतु उसकी दिशा भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं, कोप्लानर अनलाइक कोलिनियर फोर्सेस। अगला हम लोग देखते हैं कोप्लानर नॉन कोलिनियर फोर्सेस क्या होता है। जब बलों की क्रिया रेखाएं असंरेखीय हो तो उसे असंरेखीय बल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला कोप्लानर पैरेलल फोर्स क्या होता है। जब बलों की क्रियाएं रेखाएं समांतर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर बल बोलते हैं, कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कोप्लानर लाइक कोलिनियर फोर्स क्या होता है। जब बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल अथवा एक ही दिशा में हो तो उसे क्या बोलते हैं, कोप्लानर लाइक कोलिनियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस हैं, इतना ज़्यादा ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है इधर। अब आते हैं हम लोग जो सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे आते हैं हम लोग। इसके बाद आपका शुरू होता है नॉन कोप्लानर फोर्स। असमतलीय बल क्या होता है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल जब एक ही समतल में कार्य न करके भिन्न भिन्न समतल में कार्य कर रहे हो तो उसको नॉन कोप्लानर फोर्स बोलते हैं, ठीक है, असमतलीय बल बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों तरफ काम कर रहा है जो फोर्स है, इस कारण से एक ही तल में नहीं बल्कि कई सारे तल में काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कोप्लानर फोर्स बोलते हैं, जिसको असमतलीय बल बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से इसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आपका नॉन कोप्लानर कोहेरेंट फोर्स होता है, फिर आपका नॉन कोप्लानर नॉन कोहेरेंट फोर्स होता है, ठीक है। इसी तरह आपका नॉन कोप्लानर पैरेलल फोर्स होता है, नॉन कोप्लानर नॉन पैरेलल फोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सबसे आपका इम्पॉर्टेंट है वो क्या होता है, रिजल्टेंट जो फोर्स होता है क्या होता है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स मतलब जो परिणामी जो बल होता है क्या होता है। तो परिणामी बल वह अकेला बल होता है जो उस पिंड पर लगने वाले बल निकायों के प्रभाव के बराबर होता है। मान लेते हैं कई सारे बल लगाए जा रहे हैं, ठीक है, एक कोई बॉडी है उस पर कई सारे बल लगाए जा रहे हैं, जैसे आपका F1 F2 F3 F4 F5,
अगर इसी को हम लोग ऐड कर दें, सारे बलों को ऐड कर दें, तो मान लेते हैं कि अगर इक्वल हो जाए आर के, तो इसी आर को हम लोग क्या बोल देंगे, रिजल्टेंट फोर्स बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका परिणामी बल होता है, एक सिंगल ऐसा बल होता है जिस जो भी पिंड है, जो भी बॉडी है, उस पर लगाए गए जो संपूर्ण बल है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगर कोई यहाँ पे देख सकते हैं फिगर इस तरह से, इसमें इस फिगर में देखिए, अगर कोई यहाँ पे इस एक्सिस पे F1 फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पे F2 फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये आपका है R, यही आपका रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग को रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा, डिराइव करना होगा, तो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा रूट में समेसन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे है, जो वाई एक्सिस पे है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है, ए वाला फार्मूला। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स समेसन ऑफ एफ वाई अपॉन समेसन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे देखिए इस तरह से, जो एक्स एक्सिस पे है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समेसन एफ एक्स बोल देते हैं। जो आई एक्सिस पे इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, समेसन एफ वाई बोल देते हैं। और इनके बीच में जो आपका एंगल बन रहा है वो क्या है, आपका अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स समेसन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ ट्रेंगल ऑफ फोर्स। इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर लगे दो संगामी व समतलीय बल को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका परिणामी जो मैग्नीट्यूड होता है वो त्रिभुज के तीसरी भुजा के समान और दिशा में विपरीत प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जो भी नियम बनाए गए हैं, इसके अनुसार क्या कहा जाता है कि कोई बॉडी है, कोई पिंड है, उस पे जो लगाए गए दो संगामी या फिर समतलीय बल हैं, ठीक है, उसको मान लेते हैं कि त्रिभुज की दो क्रमागत जो भुजा होती है, मान लेते हैं आपका त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, मान लेते हैं ये आपका भुजा हो गया, एक आपका भुजा हो गया, दोनों क्या है, संगामी है। ठीक है, तो दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जाता है। इसका जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो त्रिभुज के तीसरी भुजा के समान होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, तीसरी भुजा के इसके क्या होगा, समान होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपका ए वाला जो है ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का जो नियम है, बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम, इसके अनुसार क्या कहा जाता है, तो किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को परिणाम व दिशा में, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, तो उन बलों का परिणामी बल जो होता है वो परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाता है, जो उन बलों के परिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, अच्छे से आप समझ सकते हैं इस फिगर में कि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे बल दो बलों को परिणाम हुआ दिशा में समान, मान लेते हैं आपका समांतर चतुर्भुज किस तरह होता है, इसी तरह होता है आपका समांतर चतुर्भुज, यही है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, आपका बी है, ये आपका ए है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से बनेगा। ठीक है, यही कहता है आपका बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। आप यहाँ से डिराइव करेंगे तो एक फार्मूला निकल के आता है जो रिजल्टेंट है आर। ठीक है, इसके लिए ये फार्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। आर इक्वल टू होता है रूट में F1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, जो F1 है वो पहला वाला बल है, जो F2 है सेकेंड बल है। ठीक है, चलिए और इसका एक और फार्मूला आता है, यहाँ से अल्फ़ा का जो वैल्यू है, यहाँ का जो वैल्यू है, इसको भी फाइंड करने के लिए आपको दे सकता है। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स F2 साइन थीटा
अपान F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेशन होता है लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन करने की। आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए कि R इक्वल टू जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होता है और जो इसके बीच में जो एंगल बनता है अल्फ़ा कितना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पॉलीजन। ठीक है, पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, जो बहुभुज का नियम है, बलों के बहुभुज का जो नियम है उसके बारे में देखते हैं। लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या कहता है नियम, किसी बिंदु या फिर किसी पिंड के एक बिंदु पर कार्यरत सभी बल परिणाम व दिशा में एक खुले बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित की जाए तो पॉलीगन को बंद करने वाली भुजा में परिणाम के सभी बलों के परिणामी बल को व्यक्त करेगा तथा परिणामी की दिशा विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, बलों के बहुभुज का नियम ऐसे कहता है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्या कहता है। आप ये समझ गए होंगे बलों के बहुभुज का नियम क्या कहता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुभुज मतलब कई सारे भुजा। आप यहाँ पे देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, इस तरह से इधर जो फोर्स लगाया जा रहा है, फिर इधर जो फोर्स लगाया जा रहा है, इधर जो फोर्स लगाया, इधर जो फोर्स लगाया जा रहा है, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा यहाँ पे। ठीक है, आर। चलिए इसके बाद देखते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स, साम्यक बल क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होता है, साम्यक बल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। साम्यक बल वह अकेला बल होता है जो किसी पिंड को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यह बल परिणामी बल के मान के बराबर होता है, अर्थात मैग्नीट्यूड सेम तथा डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होता है, साम्यक बल क्या होता है, एक ऐसा बल होता है जो किसी बॉडी को, किसी पिंड को साम्य स्थिति में इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, और यह बल परिणामी बल के मान के बराबर होता है, जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है उसके बराबर होता है क्या, आपका इक्विलिब्रियम फोर्स। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या हो गया, अपोजिट होगी। ठीक है, रिजल्टेंट जो फोर्स है उसकी अपोजिट हो गया जो आपका इक्विलिब्रियम फोर्स है उसका डायरेक्शन। ठीक है, आप यहाँ से क्लियर हो सकते हैं कि आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है आर, ठीक है, ये माइनस आर के बराबर होगा, आर डैश के बराबर होगा। मतलब आर जो है आपका रिजल्टेंट फोर्स है और जो आर डैश है वो आपका क्या है, इक्विलिब्रियम फोर्स है। तो इक्विलिब्रियम का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है दोनों का। ठीक है, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों की। इससे क्वेश्चन भी इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम क्या होता है। समतलीय संगामी बल निकाय संतुलन। किसी पिंड पर, ठीक है, किसी पिंड पर कार्य कर रहे कॉन्करेंट बलों के परिणामी का मान शून्य हो तो वह बॉडी संतुलन में होता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सिस्टम ऑफ फोर्स में क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक का योग शून्य होना चाहिए। ठीक है, जो क्षैतिज घटक है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका समेशन जो होगा वो क्या होगा आपका, इनका जो एडिशन होगा क्या होगा, जीरो होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बल जिनका परिणामी शून्य हो संतुलन बल कहलाता है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स क्या होता है कि ऐसा बल जिसमें क्या होता है, जिनका परिणाम शून्य होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप इसमें डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है आर है। इसी तरह से इसका जो फेजर डायग्राम है इधर बना सकते हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक्सिस है, लाइन आप जो फोर्स है ये है। यहाँ पे देखेंगे एक बल है F3, यहाँ पे एक बल है F4, यहाँ पे F1 है। ठीक है, इसके बीच में देख सकते हैं कि F3 cos थीटा 3 है यहाँ पे, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल है थीटा 3 है।
और यहाँ पे देखेंगे आप इसके बीच का जो एंगल है वो θ1 है, और इसके बीच का जो एंगल है θ2 है। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर हम लोग डिराइव करेंगे तो इस तरह से कुछ फार्मूला निकल के आएगा, जिसको ये बारे में आपको लिखना होगा या फिर इसको याद करना होगा। तो R इक्वल टू आता है क्या, रूट में समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसका फार्मूला 10 अल्फ़ा इक्वल टू आता है समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, और हो जाएगा समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, चलिए 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट शुरू होता है चैप्टर, वो है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन। प्रतिबल क्या होता है और विकृति क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिबल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन किया जाता है, चेंजेस किया जाता है, तो उस पिंड के प्रत्येक काट पर बल के बराबर, जो बाह्य बल के बराबर होता है, उसके विपरीत दिशा में एक आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है जो बॉडी में चेंजेस का विरोध करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेस बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, प्रतिबल क्या होता है, कोई वस्तु है उसके आकार में चेंजेस लाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रतिबल बोल देते हैं। आकार में चेंजेस किया जाता है, किसी कोई बल है, ठीक है, कोई मान लेते हैं बॉडी है, कोई पिंड है, उस पर बाह्य बल लगाया जाकर उसके आकार में चेंजेस करने की कोशिश की जाती है। तो इस पिंड के प्रत्येक काट पर, जो आपका बॉडी है, उसी पर बाह्य बल के बराबर कुछ आंतरिक और विपरीत दिशा में बल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, प्रतिबल जो इक्वल टू होता है, क्या होता है, इसका एक फार्मूला है सिग्मा इक्वल टू एफ अपान ए। जो प्रतिबल होता है, जो स्ट्रेस होता है, उसको हम लोग सिग्मा या फिर अल्फ़ा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिबल इक्वल टू होता है अल्फ़ा अपान ए। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस कौन सी राशि है, आपका सदिश राशि है। ठीक है, तो जो प्रतिबल होता है, जो स्ट्रेस होता है, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको जो यूनिट है उन क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो राशि है इस वो कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं विकृति क्या होता है। विकृति मतलब क्या है, आपका स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, विकृति क्या होता है। जब किसी बॉडी पर बाह्य बल लगाने से उसके शेप में चेंजेस हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेन बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं, या फिर डिफॉर्म कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो विकृति क्या होती है, कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉडी है, उस पर हम लोग फोर्स लगा के उसके शेप में चेंजेस कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकृति बोलते हैं। ठीक है, या फिर स्ट्रेन बोलते हैं, या फिर डिफॉर्म कंडीशन बोलते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ई से डिनोट किया जा सकता है, जो विकृति है, जो स्ट्रेन है। ठीक है, तो ई इक्वल टू आपका है चेंजेज इन शेप अपान ओरिजिनल शेप। तो मान लेते हैं कोई बल लगा के किसी में अगर कोई बॉडी उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो जो ओरिजिनल शेप होगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, और कितना चेंजेज हुआ है ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका फार्मूला हो जाएगा जो आपका स्ट्रेन है इसका। ठीक है, तो चेंज इन शेप अपान ओरिजिनल जो शेप होगा उसके। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू डेल एल अपान एल। ठीक है, जो डेल अपान एल, जो डेल एल है वो क्या है, आपका जो चेंज हुआ है शेप में, ठीक है, वो है, और एल क्या है, आपका ओरिजिनल शेप है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं लोड क्या होता है। किसी बॉडी पर कार्य करने वाले एक्सटर्नल फोर्स को लोड बोलते हैं। यह 3 तरह का हो सकता है। आपका फर्स्ट हो सकता है टेंसाइल लोड फोर्स, दूसरा हो सकता है आपका कंप्रेसिव लोड फोर्स, तीसरा हो सकता है आपका शियर लोड फोर्स। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है, टेंसाइल लोड क्या होता है। ठीक है, चलिए टेंसाइल लोड क्या होता है, वह बल जो किसी बॉडी पर लगाकर बाहर खींचने का प्रयास करे, टेंसाइल लोड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोई बल है, ठीक है, उसको उस पर बल लगा के बाहर की तरफ खींचने का प्रयास किया जाता है, तो इसको हम लोग टेंसाइल लोड बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला कंप्रेसिव लोड क्या होता है। ठीक है, कंप्रेसिव लोड क्या होता है, किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर या फिर फोर्स इस तरह से लगाया जाए कि वह बॉडी को दबाने का कार्य करे, तो इसको कंप्रेसिव
लोड या फिर कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर बल लगा के इसको दबाया जाता है, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कंप्रेसिव लोड या फिर फोर्स बोलते हैं। एक और आपका होता है शियर फोर्स या फिर शियर लोड। ऐसा फोर्स जो बॉडी में संपीड़न करे, ऐसा फोर्स जो बॉडी पर स्पर्शीय लगे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शियर लोड बोलते हैं। ऐसा फोर्स जो बॉडी को काटने अथवा फाड़ने का कार्य करे। ठीक है, कोई ऐसा फोर्स लगाया जा रहा है जिससे बॉडी को फाड़ दिया जा रहा है, दो पार्ट में या फिर कई सारे पार्ट में तोड़ दिया जा रहा है, इसको हम लोग शियर लोड बोलते हैं या फिर शियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग डीपली बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में, प्रतिबल के बारे में। किसी बिंदु से होकर जाने वाले एक विशिष्ट समतल पर आंतरिक प्रतिरोधी बल, इंटरनल फोर्स की तीव्रता, इंटेंसिटी को स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा डिफिनेशन है, अथवा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बलों की तीव्रता को प्रतिबल बोलते हैं। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है वो भी कई तरह के हो सकते हैं, कई टाइप्स हो सकते हैं। तो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस हो सकता है या फिर नॉर्मल स्ट्रेस हो सकता है, ये भी आपका दो तरह का होता है। टेंसाइल स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव आपका स्ट्रेस होता है, और दूसरा आपका होता है इसमें शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है। किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों के फलस्वरूप पर यूनिट एरिया पर उपजे या फिर जनरेट हुए आंतरिक प्रतिरोधी बल को डायरेक्ट स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। इसमें फोर्स जो होगा वो पी डायरेक्शन में पी बॉडी के सतह के लंबवत कार्य करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका पी। ठीक है, और ये है आपका, मान लेते हैं कोई बॉडी। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स, ये सारे फोर्स क्या है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स देख सकते हैं, दोनों तरफ लगे रहे हैं। ठीक है, इसका अगर एक फार्मूला निकल के आता है, या फार्मूला आपको लोग याद रखिएगा, जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है इक्वल टू होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया ऑफ एक्शन। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। टेंसाइल जो स्ट्रेस होता है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल बाहर की ओर लगे तो उसके फलस्वरूप प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रतिरोधी बलों को डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है। मैंने पहले ही बताया आपको, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल अंदर की ओर लगे तो उसके फलस्वरूप प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रतिरोधी बलों को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं या फिर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए शियर, आपका जो शियर स्ट्रेस होता है क्या होता है, जब किसी पिंड पर दो बराबर और विपरीत स्पर्शीय बल उसके किसी अनुप्रस्थ काट के समतल पर कार्य करती है, तो यह बल पिंड के एक भाग को दूसरे भाग पर फिसलने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। इस अवस्था में आंतरिक प्रतिरोधी बल को कर्तन बल कहते हैं। इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला है जिसके बारे में आपको याद रखना होगा। जो शियर स्ट्रेस होता है इक्वल टू होता है टेंजेंशनल फोर्स अपॉन सेक्शन एरिया। ठीक है, इसको जो फार्मूला है टाउ इक्वल टू हो जाएगा आपका पी अपॉन ए। इसका जो आपका यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो आपका स्ट्रेस का यूनिट होता है यही सबका यूनिट है। ठीक है, स्ट्रेस। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है, जिसका हिंदी होता है विकृति। प्रति इकाई लंबाई में पिंड का विरूपण, डिफॉर्मेशन ही स्ट्रेन कहलाता है। किसी बॉडी फोर्स के द्वारा उसके आकार में जो बदलाव आता है, जो चेंजेज आता है, उसके ओरिजिनल शेप के अनुपात को स्ट्रेन बोलते हैं। इसके सिग्मा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेन होगा इक्वल टू होगा चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेन किसी पिंड की लंबाई में परिवर्तन तथा उसकी वास्तविक लंबाई के अनुपात को नॉर्मल या फिर सीधी विकृति बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है आपका चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं शियर स्ट्रेन क्या होता है। जब किसी पिंड पर शियर फोर्स लगाते हैं तो इसके लंबाई में विकृति न होकर के इसके आकार में विकृति होती है। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शियर स्ट्रेन क्या होता है,
जब किसी पिंड पर कोई बॉडी उस पर फोर्स लगाया जाता है या फिर शियर फोर्स लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। उसकी लंबाई में विकृति न होकर के उसकी उसके आकार में विकृति हो, ठीक है। डिफॉर्मेशन जो होगा था उसके शेप में हो, उसके आकार में हो, तो इसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। इसका जो फार्मूला है आपका टेन फाइव इक्वल टू है आपका फाइव, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतनिक विकृति क्या होती है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। किसी पिंड के आयतन में परिवर्तन तथा ओरिजिनल आयतन का अनुपात होता है, क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर में आपका जो स्ट्रेन है और जो स्ट्रेस है दोनों आपके इम्पोर्टेंट हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, विकृति क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं, समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है आपका, जो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है क्या होता है, किसी पिंड के आयतन में परिवर्तन और उसके ओरिजिनल आयतन का अनुपात जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका आयतनिक विकृति है इक्वल टू है चेंज इन वैल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यूम, ठीक है। जो भी आपके चेंज हो रहा है वैल्यूम में उसका अपॉन क्या होगा, जो ओरिजिनल वैल्यूम होगा उसका, ठीक है। इन दोनों का रेशियो होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, पार्श्व विकृति क्या होता है। प्रत्येक सीधे प्रतिबल के पीछे उसी दिशा में विकृति या लंबवत दिशाओं में विपरीत प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है, इसी विकृति को पार्श्विक विकृति बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ गया, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है कि इसे लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के अनुपात को पॉइजन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 0.5 तक हो सकती है। जो पॉइजन रेशियो इसका वैल्यू कितना हो सकता है, 0 से 0.5 तक हो सकता है। क्या होता है आपका जो पार्श्विक विकृति है, ठीक है, जो लेटरल स्ट्रेन है और जो लैंगिट्यूडनल है, जो आपकी रैखिक विकृति है, इसका जो आपका रेशियो होता है क्या होता है, स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को हम लोग पॉइजन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कीजिएगा अच्छे से, इसको याद रखिएगा अच्छे से, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पार्श्विक विकृति अपन रैखिक विकृति क्या होता है आपका पॉइजन रेशियो। इसके बाद अब आपसे पूछा जा सकता है हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। हुक्स लॉ क्या होता है, प्रत्यास्थ सीमा के भीतर प्रतिबल की विकृति तथा प्रतिबल की तीव्रता तथा विकृति के समानुपाती होता है। तो यहाँ से जो हुक्स लॉ होता है, हुक्स नामक वैज्ञानिक ने दिया है, कहा कि जो स्ट्रेस होता है अनुक्रमानुपाती होता है स्ट्रेन के, ठीक है। तो स्ट्रेस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है आपका, ठीक है। अगर स्ट्रेस को हम लोग रिप्रेजेंट करें किससे, म्यू से या फिर अल्फ़ा से या फिर सिग्मा से, ठीक है। स्ट्रेन को अगर हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटा सिग्मा से, तो यहाँ से इस तरह से आपका फार्मूला आ सकता है इक्वल टू, ये फार्मूला आपका आ सकता है। आप यहाँ फिगर में देखिए, इस साइड में आपका स्ट्रेन है, इधर आपका स्ट्रेस है, और यहाँ पे जो स्लोप है यहाँ पे देख सकते हैं ई है, ठीक है। ये फिगर बना के आप इसको अच्छे से डिराइव कर सकते हैं अगर आपसे पूछ लेता है हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। हुक्स लॉ ने सिर्फ यही बताया कि जो स्ट्रेस होता है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, बस, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो ए है, ठीक है, इस फार्मूले में जो यहाँ पे ई वाला दिखाई दे रहा है ई, ठीक है, ई क्या है आपका प्रत्यास्था गुणांक है, या फिर कहें तो प्रत्यास्था है। इसका जो यूनिट होगा ये क्या होगा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो भी आपके मटेरियल है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है। तो आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, बिना असफल हुए सहन करने के गुण को सामर्थ्य बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आपसे क्या आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रत्यास्था क्या होता है। तो प्रत्यास्था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है,
पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बल लगाने पर या फिर हटाने पर, ठीक है, हटाने पर वह पुनः अपने वास्तविक कंडीशन में आ जाए, आकार में आ जाए, इसी को बोलते हैं प्रत्यास्था, ठीक है। कोई पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बल हटाने पर, कोई बाह्य बल लगाया जा रहा है और जैसे ही बाह्य बल को हटा लेते हैं तो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रत्यास्था बोल देंगे, ठीक है। प्लास्टिसिटी क्या होता है, सुगढ़ता क्या होता है, पदार्थ का वह गुण, ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बिना टूटे अस्थायी रूप से विरूपित हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुघटता बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, डिस्टिसिटी क्या होता है, तन्यता क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ के बिना टूटे उसमें खिंचाव, झुकाव, मरोड़ संपन्न होता है या फिर संभव होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। आप तन्यता पढ़े होंगे कि कई बहुत दूर तक इसको फैलाया जा सके, जिसको उसी को तन्यता बोलते हैं। मोलिबिलिटी क्या होता है, आघातवर्धिता क्या होती है, ये भी एक मटेरियल का गुण है, एक जो भी आपका मेटल्स हैं उसका गुण होता है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ बलों के प्रभाव से संपीड़न बल बिना किसी दोष के विकृत हो जाता है। इन बलों पर आसानी से रोलिंग करके, ठीक है, रोलिंग करके हम लोग दूर पर इसको फैला सकते हैं, टूटना नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रिटलनेस, जिसको बोलते हैं भंगुरता। भंगुरता क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बिना विकृत हुए टूट जाए, इसको हम लोग भंगुर बोल देंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं हार्डनेस क्या होता है, कठोरता क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को काटे जाने, घिसे जाने अथवा खुरचे जाने का विरोध करता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं टफनेस क्या होता है, चिकनापन या फिर चिमरपण जिसको बोलते हैं, ठीक है, टफनेस। किसी पदार्थ के टूटने से पहले ऊर्जा को शोषित करने की क्षमता क्या होती है, टफनेस होती है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब क्या है, कड़ापन, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव में इलास्टिक डिफॉर्म प्रत्यास्थ विरूपण का विरोध करता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं फैटिग क्या होता है, थकान, ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर रिपीटेड साइकिल लोडिंग के प्रभाव में फ्ल्योर हो जाए, जिसे पदार्थ का फैटिंग बोलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं सर्कन क्या होता है, क्रीप क्या होता है, ठीक है। ये सारे डिफिनेशन आपके इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। जब किसी पदार्थ पर एक लंबे समय तक कोई बल कार्य करता है तो बल पराभव बिंदु पर प्रतिबल से भी कम प्रतिबल पर असफल हो जाता है। पदार्थ के इस गुण को क्रैप बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ पदार्थ का यह गुण बढ़ जाता है। क्रैप क्या होता है, टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्रैप क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, सर्कन जिसको बोलते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिलेंस क्या होता है, जिसको बोलते हैं लचक क्या होती है, ठीक है, लचक, पदार्थ का वह गुण जिससे वह ऊर्जा शोषित करने तथा स्टॉक या फिर शॉक, झटका अथवा इम्पैक्ट, आघात को प्रतिरोध करने की क्षमता हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लचक बोलते हैं। मैकेनिबिलिटी क्या होता है, मशीनीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ पर विभिन्न प्रकार के मशीन ऑपरेशन किए जा सके हैं, उसको हम लोग मशीनीकरण बोलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं लुमिनियस थ्योरम क्या होता है, ठीक है, या फिर लामीस थ्योरम है, ठीक है, सॉरी, लामीस थ्योरम क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, लामीस थ्योरम के बारे में। इस थ्योरम के अनुसार किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन संगामी बल यदि साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष दोनों बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ज्या मतलब साइन के समानुपाती होता है, ठीक है। तो जो लामीस थ्योरम है वो क्या कहता है, पी अपान साइन अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान साइन बीटा इक्वल टू हो जाएगा आर अपान साइन गामा इक्वल टू हो जाएगा के, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पी है, जो संगामी बल है पी क्यू आर, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा। इसको अगर हम लोग रेशियो निकालें तो पी अपान साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्यू अपान साइन बीटा इक्वल टू आर अपान साइन गामा इक्वल टू हो जाएगा आपका कांस्टेंट। यही है लामीस थ्योरम। इसके अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं तो के इक्वल टू हो सकता है इतना, के इक्वल टू हो सकता है इतना, के इक्वल टू हो सकता है इतना, क्योंकि तीनों आपके इक्वल टू है, चारों आपके इक्वल टू हैं।
तो यहाँ से तीनों फार्मूले भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको FBO बोलते हैं या FBD बोलते हैं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे RB है, WN है, इधर है आपका रेजिस्टेंट फोर्स R, यही दोनों आपका फिगर है। आप इसको भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका दोनों जो फिगर है वो क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है, FBD है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, या फिर मोमेंटम लॉ, मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। किसी बिंदु वस्तु के किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण उस वस्तु पर लगने वाले बल तथा उस बल की क्रिया रेखा उस बिंदु के अक्ष के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल के मोमेंट कहते हैं, ठीक है। मोमेंटम बोल्स को बोलते हैं मोमेंट। तो मोमेंट M इक्वल टू क्या होता है, F अल्फा R। R क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, F क्या फोर्स है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर। तो जो मोमेंट है उसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इस नियम के अनुसार कोई पिंड संतुलन में तभी होगा जब उस पिंड पर कार्यरत सभी बलों का उनके ही समतल में स्थित किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। जो मोमेंट है, मोमेंट का हिंदी क्या होता है, आघूर्ण, ठीक है। तो इसका जो समेसन होगा M होगा इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बीम और स्ट्रेसेस, ठीक है। बीम और स्ट्रेसेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीम। बीम क्या होता है इसके बारे में, ठीक है, वो छत वाला बीम नहीं, ठीक है। बीम क्या होता है इसके बारे में। बीम एक प्रकार का एक समान काट वाली छड़ है जिसे एक समतल क्षैतिज दिशा में रख कर प्रयोग करते हैं। यह एक या एक से अधिक सपोर्ट पर टिका होता है तथा इस पर लगने वाला लोड या केबल लंबाई की कपेबल लंबाई की अच्छे से ऊर्ध्वाधर बल में कार्य करता है। बीम पर लगने वाला लोड कंप्रेसिव लोड होता है, ठीक है। तो बीम पर जो भी आपका लोड होता है, कौन सा लोड होता है, कंप्रेसिव लोड होता है। तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं बीम के। कई सारे टाइप्स होते हैं आपके बीम के, जैसे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, फिर आपका कॉन्टिलीवर बीम होता है, फिक्स बीम होता है, फिर आपका कंटिन्यूस बीम होता है, फिर आपका ओवर हैंगिंग बीम होता है। ये सारे आपके बीम हैं, उस बीम के टाइप हैं, ठीक है। उसका भी डिफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है बीम का। तो ऐसे धरन, बीम मतलब धरन, ठीक है, धरन कहाँ जहाँ भी आए तो समझिएगा बीम है, ठीक है। तो ऐसे बीम जो स्वतंत्रता पूर्वक दोनों सिरों पर टेकों पर आधारित हों तो वह शून्य या फिर शुद्ध आलंबिक धरन कहलाती हैं। यह टेक दोनों सिरों पर रोलर या फिर एक सिरे पर हो सकती है। तो जो आपका शुद्ध जो आलंबिक होता है, मतलब क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है, ठीक है, वो कैसे हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। सिंपली सपोर्टेड आपका जो यहाँ पे बीम होगा उसके दोनों साइड में यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम बोल देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैंटिलीवर क्या होता है। तो कैंटिलीवर जो होता है वो क्या होता है, ये धरन पर या फिर बीम पर एक सिरा दीवार से फिक्स हो तथा दूसरा सिरा किसी आलंब के स्वतंत्र हो तो इसको कैंटिलीवर बोलते हैं, ठीक है। कैंटिलीवर मतलब क्या होता है कि जो बीम है, ठीक है, एक इसका जो एरिया है इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस बीम क्या होता है। कंटिन्यूअस बीम दो या दो से अधिक टेकों या फिर आलंबों पर आधारित धरन को सतत धरन बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिक्स्ड बीम क्या होता है, ठीक है।
फिक्स बीम ऐसा बीम होता है जिसको दोनों सिरा क्या होता है, फिक्स होता है, इसको फिक्स बीम बोलते हैं। ठीक है। ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, जो कि लटका हुआ प्रतीत होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बीम है जो लटका हुआ प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। तो ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, यदि दोनों टेकों पर आधारित किसी धरन के एक या दोनों सिरे बाहर सिरे टेकों के बाहर निकले रहते हैं, तो ऐसे धरन को क्या आलंबी धरन बोलते हैं, ओवर हैंगिंग धरन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो सपोर्ट्स लगे हुए हैं, इसके बाहर निकला हुआ है ये आपका जो आपका बॉडी है, जो आपका बीम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोड। ठीक है। लोड क्या होता है, बीम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को लोड बोलते हैं। टाइप्स ऑफ लोड कई तरह के हो सकते हैं आपके। पॉइंट लोड हो सकता है जिसको कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं, संकेंद्रीय भार बोलते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड होता है आपका। वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटर लोड होता है जिसको वीडीएल बोलते हैं। और यूनिफॉर्म वेरिंग लोड होता है जिसको यूवीएल बोलते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं पॉइंट लोड क्या होता है, कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है। जो भार किसी निश्चित बिंदु पर लगे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट लोड बोलते हैं। ठीक है। ऐसा लोड जो किसी एक पॉइंट पर लगे उसको क्या हम लोग बोलते हैं, पॉइंट लोड बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड। ऐसे भार जो धरन की कुछ दूरी, कुछ या पूरी लंबाई पर समान रूप से वितरित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्म में एक समान रूप से जो आपका लोड है, ठीक है, जो भी अब लोड है उस पर एक समान रूप से वितरित हो जो फोर्स है, तो ऐसे का हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। तीसरा आपका हो सकता है क्या, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड क्या होता है, एक समान बल ना हो, ठीक है, यूनिफॉर्म ना हो, जो यूनिफॉर्म है वो वेरी कर रहा हो, तो यह भार धरन की लंबाई पर समान रूप से वितरित नहीं होता, बल्कि इसका मान धीरे धीरे धरन की लंबाई पर उसके साथ साथ बढ़ता या घटता है। ठीक है, चेंजेस होता रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट इसमें आपका टॉपिक है, वो है आपका ट्रेसेस, जिसको बोलते हैं कैंचिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप बीम पढ़े हैं, बीम आपसे क्वेश्चन में बीम के बारे में आ सकता है। ठीक है, बीम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीज़ें आ सकती हैं बीम के बारे में। और दूसरा आपका आ सकता है कैंचिया क्या होती हैं, ट्रेसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो ट्रेसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं क्या होती हैं। ट्रेसेस अनेक सीधी टुकड़े के सिरे पर, ट्रेसेस क्या होती हैं, अनेक सीधी छड़े के सिरों पर नट बोल्ट अथवा रिपीट अथवा कब्जा की सहायता से एक दूसरे के साथ जोड़कर त्रिभुजाकार आकृति में बनाई गई संरचना होती है। छड़ के प्रत्येक ट्रेस को मेंबर बोलते हैं। इन पर या तो टेंसाइल लोड या फिर कंप्रेसिव लोड लगता है, जिसके कारण प्रत्येक मेंबर पर क्रमशः तनाव या संपीड़न होता है। तो मैंने बीम पढ़ाया है, उसमें आपका कंप्रेशन फोर्स बस लगता है, लेकिन आपका जो ट्रेसेस है इसमें आपका कंप्रेसिव लोड भी लग सकता है, टेंसाइल लोड भी लग सकता है। ठीक है, और कई टाइप के आपके जो ट्रेसेस हैं कई तरह की हो सकती हैं। जैसे आपका फर्स्ट है आपका परफेक्ट ट्रेसेस हो सकता है, दूसरा आपका इम्परफेक्ट ट्रेसेस हो सकता है। इम्परफेक्ट में आपका हो सकता है डिफिशियंट ट्रेसेस हो सकता है, और रिडंडेंट ट्रेसेस हो सकता है। ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ट्रेसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो परफेक्ट जो आपका ट्रेसेस होता है क्या होता है, m=2j-3, जब मेंबर तथा ज्वाइंट इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो क्या बोलते हैं, परफेक्ट ट्रेसेस बोलते हैं। जो m=2j-3 है, ठीक है, इसको जब मेंबर और ज्वाइंट संतुलन करते हैं, इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट ट्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इम्परफेक्ट ट्रेसेस क्या होता है, जब वही जो समीकरण है m=2j-3 इसको संतुलन की स्थिति में नहीं होता है, ठीक है, इसको क्या होता है, संतुलित नहीं करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्परफेक्ट ट्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह के आपके ट्रेसेस होते हैं, फर्स्ट आपका हो गया परफेक्ट, सेकंड हो गया आपका इम्परफेक्ट। ट्रेसेस में क्या होता है आपका, जो परफेक्ट ट्रेसेस होते हैं
m इक्वल टू होता है 2j-3, इस इक्वेशन को जो फॉलो करता है तो इसको बोलते हैं परफेक्ट ट्रेस। ठीक है, अब जो इसी इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इम्परफेक्ट ट्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए।